हेलो दोस्तों, मैं अमित यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेमंत एलपी पर। दोस्तों, मैं आज एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहा हूं जिसका नाम है भूगोल। इसका नाम है भूगोल, या इसी को इंग्लिश में कहा जाता है जियोग्राफी। इसको क्या कहा जाता है? जियोग्राफी। इसका इंग्लिश नाम जियोग्राफी होता है। दोस्तों, मैं भूगोल का संपूर्ण पाठ्यक्रम जो है पढ़ाऊंगा इसमें, और चैप्टर टू चैप्टर इसमें किया जाएगा। ये हमारे किस किस एग्ज़ाम के लिए यूजफुल होगा? तो ये हमारे यूजफुल फॉर एग्ज़ाम ये है यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, बीएड एंट्रेंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीएड एंट्रेंस, और एसएससी हुआ, एसएससी के लिए एसएससी का चाहे जो एग्ज़ाम हो, रेलवे और यूपी ट्रिपल एससी, एनडीए, सीडीएस, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्लास रहेगा हमारा, जो कि भूगोल का है। और ये इसमें भारत का भूगोल, इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी, विश्व का भूगोल, पूरा हर एक चैप्टर इसमें पढ़ाया जाएगा, और ये बहुत ही अच्छे से समझाकर। तो आज सबसे पहले भूगोल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो भूगोल होता क्या है, इसके बारे में कुछ जानकारी हमें होना चाहिए। तो भूगोल जो है, इसको इंग्लिश में जियोग्राफी कहते हैं, और जियोग्राफी शब्द जियोधन ग्राफिया नामक शब्द से बना है। जियोग्राफी जो है जियोधन ग्राफिया शब्द से मिलकर बना है। जियो का मीन्स होता है अर्थ मीन्स क्या होता है? पृथ्वी। अर्थ मीन्स पृथ्वी। और ग्राफिया का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्शन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? वर्णन। डिस्क्रिप्शन का हिंदी मीनिंग होता है वर्णन। तो इसको जब पूरा मिलाया जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल कहलाता है। वर्णन की जगह एक और शब्द रखा जाता है, संपूर्ण अध्ययन। पृथ्वी का ही संपूर्ण अध्ययन भूगोल कहलाता है। एक प्रश्न इसमें बहुत बार पूछा गया है, और सीजीएल तक और यूपीएससी लेवल तक ये क्वेश्चन पूछा गया है, कभी ना कभी ज़रूर आया है, कि जियोग्राफी के फादर, मतलब भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जियोग्राफी। तो ये हैं इरेटोस्थनीज को क्या कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को जियोग्राफी का फादर कहा जाता है। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोग भूगोल में ही शुरू करने जा रहे हैं। हमारा आज का चैप्टर है, पहला चैप्टर वायुमंडल, या जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एटमॉस्फियर की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारा पहला चैप्टर रहेगा, और चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, एटमॉस्फियर की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग आज एटमॉस्फियर या वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं वायुमंडल क्या है। मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, और अर्थ के
आसपास ये क्या हैं, ये गैसें हैं। अर्थ के आसपास क्या हैं, गैसें हैं। और इस गैसों को पृथ्वी अपने गुरुत्व के कारण इस गैसों को अपनी तरफ खींचती है। पृथ्वी अपने गुरुत्व के कारण अपनी ओर खींचती है ये पृथ्वी। और जब ये पृथ्वी अपने गुरुत्व के कारण गैसों को अपनी ओर खींचती है तो इसमें एक आवरण बन जाता है, आवरण। यही आवरण जो बनता है इसी को कहा जाता है वायुमंडल या एटमॉस्फेयर। तो इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, गैसों का आवरण जो पृथ्वी को अपनी तरफ, पृथ्वी के गुरुत्व के कारण टिका है, वही वायुमंडल कहलाता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इसका परिभाषा। गैसों का आवरण जो पृथ्वी से गुरुत्व के कारण, एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि पृथ्वी के गुरुत्व के कारण क्या टिका है, तो हमारा वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण टिका है। गैसों का आवरण जो पृथ्वी के गुरुत्व के कारण टिका है, वायुमंडल कहलाता है। गैसों का आवरण, यही जो आवरण है, जो पृथ्वी के गुरुत्व के कारण टिका है, वायुमंडल कहलाता है। तो आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर, वायुमंडल किसे कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं वायुमंडल का निर्माण कैसे होता है, ये देखते हैं वायुमंडल का निर्माण कैसे कैसे हुआ। वायुमंडल जो है, इसमें प्राथमिक वायुमंडल जो था वो हाइड्रोजन था। प्राथमिक वायुमंडल कौन था, हाइड्रोजन गैस जो था, ये प्रथम पहला वायुमंडलीय गैस था। तो इसका निर्माण हम लोग देखते हैं कैसे कैसे होता है। प्राथमिक वायुमंडल हाइड्रोजन है। अब देखते हैं, पृथ्वी जो थी एक अग्निपिंड थी। पृथ्वी जब ठंडा हुई तो इसके बाहरी भाग ठंडा होकर क्रस्ट में बदल गए। पृथ्वी जब ठंडा हुई तो इसके बाहरी भाग ठंडी होकर क्रस्ट में बदल गए। क्रस्ट में बदलने के कारण इसमें एक ज्वालामुखी क्रिया हुई। अग्निपिंड ठंडी होकर उसकी बाहरी भाग जो है ये भी ठंडी होगी, और ठंडी होकर ये किस में परिवर्तित हो जाएगी, क्रस्ट में। देखिए यहाँ पर हमारा एक भाग है, ये क्या है, बाहरी परत जो है ये है क्रस्ट, और इसमें क्या भरे गए हैं, ये हैं ऊर्जा या गैसें। ये गैसें जो हैं, ये गैसें इस क्रस्ट से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन निकल ना पाने के कारण इसमें एक ज्वालामुखी क्रिया होती है। गैसें जो है ये बाहर ना निकलने के कारण इसमें एक ज्वालामुखी क्रिया होती है या ये फट जाती है। तो ये ज्वालामुखी क्रिया जब होती है तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बाहर आती हैं, जैसे गैस बाहर आएगी, खनिज पदार्थ बाहर आएंगे। और कौन कौन से गैस, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवायु, H2S, नाइट्रोजन, ये सब गैसें बाहर आएंगी। गैसें बाहर आएंगी तो आगे देखने क्या होता है। ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी क्रिया होने के कारण जलवाष्प फैल जाएगा। जलवाष्प जो है वो फैल जाएगा। ज्वालामुखी क्रिया होने के कारण ये जलवाष्प फैल जाएगा जगह जगह पर। जलवाष्प फैल जाएगा। जलवाष्प जब ठंडी होगी तो बारिश होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जलवायु जो है ये ठंडी होकर वर्षा शुरू कर देगी, वर्षा होना शुरू हो जाएगा। वर्षा होगी तो CO2 भी बाहर फैलेगी। जब वर्षा होगी तो CO2 गैस जो है ये बाहर फैलेगी। कहाँ फैलेगी, बाहर फैलेगी। और पहले जीव का निर्माण करेगी, जिसको क्या कहा जाता है, वो जीव है, अभी हम लोग पढ़ेंगे बाद में। वो उस जीव का नाम होता है, उस जीव का नाम होता है नीलहरित शैवाल। और वो जीव ऑक्सीजन का निर्माण करता है। जो जीव
उत्पन्न होगा वो किसका निर्माण करेगा? O2 ऑक्सीजन का निर्माण करता है। ये फंक्शन हम लोग जो देखे हैं इसका देख लेते हैं एक बार अच्छे से डिफिनेशन में। यहाँ पर देखिए, प्रारंभिक अवस्था में हाइड्रोजन, प्राथमिक वायुमंडल हाइड्रोजन था, तो वहीं लिखा यहाँ पर प्रारंभिक अवस्था में हाइड्रोजन का वायुमंडल था, हाइड्रोजन का वायुमंडल था तथा पृथ्वी के ठंडा होने के पश्चात इसमें ज्वालामुखी क्रिया हुई। पृथ्वी के ठंडा होने के पश्चात इसमें एक ज्वालामुखी क्रिया हुई जिससे जलवाष्प जैसे और CO2 और SO2 गैस बाहर निकली। जलवाष्प CO2 और SO2 गैस बाहर निकली और इस प्रकार वायुमंडल में जलवाष्प तथा CO2 का प्रवेश हुआ। इस प्रकार वायुमंडल में जलवाष्प तथा CO2 का प्रवेश हुआ। फिर देखते हैं दूसरा पॉइंट इसी में। सर्वप्रथम साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल क्रेटर, नील हरित शैवाल क्रेटर के जल में उत्पन्न हुआ और इसने प्रकाश संश्लेषण करना शुरू किया और ऑक्सीजन का निर्माण किया। सर्वप्रथम साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल क्रेटर के जल में उत्पन्न हुआ और इसने प्रकाश संश्लेषण करना शुरू किया और ऑक्सीजन का निर्माण किया, और वहीं से ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। अब इसी में कुछ पॉइंटें देख लेते हैं, जैसे हवा कैसे बनती है। हवा कैसे बनती है तो हम लोग देख सकते हैं हवा कैसे बनती है। मान लीजिए यहाँ पर ये गैसेज हैं, ये क्या है? गैस। ये हमारी गैस है, ये क्या है? गैस। गैस है, ये हमारी गैस है। यहाँ पर टेम्परेचर जब अधिक होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण टेम्परेचर ज़्यादा होने पर प्रेशर कम होगी, प्रेशर जो है कम होगी। टेम्परेचर ज़्यादा होने पर प्रेशर कम होगी, जिसके कारण जो गैसें होंगी वो ऊपर उठेंगी, ऊपर उठकर फैल जाएंगी। ऊपर उठकर क्या हो जाएंगी? फैल जाएंगी। ऊपर उठकर फैलेंगे तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर ज़्यादा है और यहाँ पर ऊपर उठने के कारण यहाँ पर सब जगह बच जाएंगे, कम हो जाएगी। यहाँ पर टेम्परेचर कम हो गए तो ज़्यादा टेम्परेचर जो है यहाँ से यहाँ पर अपना प्रभाव करेगी, गैसों की प्रवाह करेगी। इस एरिया में गैस कम हो जाएगा जब ऊपर उठेगी। इस समझ लीजिए, जब गैसें ऊपर उठेंगी तो इस एरिया में गैस कम हो जाएंगी, गैस कम हो जाएगी। यही कारण है, यही वायुमंडल। तो इसका हम एक डिफिनेशन टाइप देख सकते हैं कि इसका परिभाषा क्या हो सकता है। इसको सही इसमें हम कह सकते हैं दाब और ताप में अंतर हुआ। दाब और ताप में क्या हुआ? अंतर हुआ। जब टेम्परेचर ज़्यादा हुआ प्रेशर कम हुआ, टेम्परेचर ताप जब ज़्यादा हुआ तो प्रेशर दाब कम हुआ। तो यही यहाँ पर हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष एक निकाल सकते हैं, क्या? जब दाब और ताप, जब दाब और ताप में अंतर आया, जब दाब और ताप में अंतर आया, दाब और ताप में अंतर आया तो गैसों का प्रवाह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हुआ, जिसे वायु या हवा कहते हैं,
और जो पवन होता है, पवन जिसका इंग्लिश नाम है विंड, ये जो होते हैं ये क्षैतिज रूप में तेज़ी से हवा जो चलती है उसे पवन, और जो ऊपर की ओर चलती है उसे वायु धारा कहते हैं। ऊपर की ओर जो चलती है उसे क्या कहते हैं? वायु धारा। जैसे ऐसे ऐसे जो चलेगी पवन उसे वायु धारा कहेंगे, और जो क्षैतिज रूप में चलेगी उसे पवन कहते हैं। चलते हैं आगे, आज क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें हमें पढ़ना है संगठन या कंपोजिशन। संगठन, इसमें मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं। हमें वायुमंडल में गैस पढ़ना है, जलवाष्प के बारे में पढ़ना है, और धूलकण, किस किस गैसों से मिलकर बना है वायुमंडल, जलवाष्प के बारे में और धूलकण के बारे में हमको पढ़ना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो है नाइट्रोजन गैस। कौन सा गैस है? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितना प्रतिशत है? वायुमंडल में 78.1% पाया जाता है। 78.1% पाया जाता है नाइट्रोजन गैस। यह अक्रिय गैस है। नाइट्रोजन गैस जो है अक्रिय गैस है, श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेती। नाइट्रोजन गैस श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेती। नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्लीय वर्षा कराती हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं ये अम्लीय वर्षा कराती हैं। आग को नियंत्रित करती है। नाइट्रोजन जो है आग को नियंत्रित करती है। वायुदाब का अनुभव कराता है। यह वायुदाब का अनुभव होता है नाइट्रोजन गैस में। वो आगे देखते हैं। अगला जो है दूसरे नंबर का वायुमंडल में कौन सी गैस है? वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है 20.9% है। 20.9% है, और इसे सब लोग 21% भी कह सकते हैं। 21% भी कभी कभी पेपर में आता है। ये 64 मीटर की हाइट पे है। 64 मीटर तक की हाइट पर ऑक्सीजन मिलती है। इसके कुछ पॉइंट देख लीजिए। श्वसन में भाग लेती है। ऑक्सीजन जो है ये श्वसन में भाग लेती है। प्रत्येक कोशिका के लिए ऊर्जा उत्पन्न करती है। जीवनदायिनी गैस है। ऑक्सीजन जो है जीवनदायिनी गैस है, इसी से हमारा जीवन चलता है। आग के लिए आवश्यक होती है। चैंपमैन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन को ओजोन में बदला। अब देखते हैं तीसरे नंबर पर जो ऑक्सीजन आता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 के नाम से भी जानते हैं। ये है 0.03 से लेकर 0.04% तक। याद रहे, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बनता है। सबसे भारी गैस होती है। सबसे भारी कौन गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे भारी गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये 32 किलोमीटर तक पाई जाती है। 32 किलोमीटर की हाइट तक पाई जाती है। प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। यहाँ पर देख प्रकाश संश्लेषण में भाग लेती है, जिसके कारण पौधे अपने भोजन भी उत्पन्न करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में ही पौधे अपने भोजन भी उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट देख सकते हैं फिगर के माध्यम से। मान लीजिए यहाँ पर क्या है? सूर्य देवता है, यहाँ पर सन है, और यहाँ पर अर्थ है, पृथ्वी है। जब सूर्य अपने प्रकाश की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती है तो ये जो किरणें होता है, ताप यहाँ पर बढ़ा होता है, तापमान बढ़ जाता है। तो यहाँ पर सौर विकिरण, ये जो किरणें हैं इसको क्या कहते हैं? सौर विकिरण। और ये जो पृथ्वी पर पड़ती हैं ये ऐसे फैल जाती हैं, इसको कहते हैं पार्थिव विकिरण। यहाँ पर कम होता है, छाया कम होता है। ये पार्थिव विकिरण जो है ये भारी गैसों की परत होती है।
जो हरित गृह गैस या ग्रीन हाउस गैसें बनाती हैं। और ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैसें होते हैं? वाटर वेपर, जलवाष्प, CO2, CFC या मीथेन। ये गैसें होती हैं हरित गृह गैस में। ये भारी गैसों की परत जब बनती है तो ये पार्थिव विकर्ण कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर होने के कारण यहाँ पर वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि होने के कारण भारी गैस की परत बनती है जो हरित गृह का निर्माण करती है। और हरित गृह गैस कौन कौन से होते हैं? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, मीथेन। अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, आर्गन। कौन सा पॉइंट है? आर्गन। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, कि निष्क्रिय गैस कौन सी होती है? तो आर्गन जो है निष्क्रिय गैस है। ये 0.94% वायुमंडल में पाया जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आप, और बेल आइकन को दबाएं जिससे आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके बाद हम लोग दूसरा पढ़ेंगे। इसके बाद टॉपिक जो है जल वाष्प के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।